हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मई 2020 का मई 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश में लघु वनोपज के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लघु वनोपज क्या होती है। तो ये मैं पिछले वीडियोस में काफी डिटेल में कवर कर चुका हूं। जैसे आपने देखा होगा तेंदुपत्ता एक लघु वनोपज है, गोंद हो गया एक लघु वनोपज है। तो ऐसे सरकार छत्तीसगढ़ में कितने 23 लघु वनोपज को एमएसपी पे परचेस करती थी, यानी खरीदती थी। एमएसपी मींस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके ऊपर सरकार 23 यानी 23 लघु वनोपज को खरीदती थी। बट अब सरकार ने क्या किया है, इसमें 2 और लघु वनोपज बढ़ा दी। तो अब टोटल कितने लघु वनोपज हो जाएंगे? 25 लघु वनोपज ऐसी है जिनको सरकार एमएसपी पे परचेस करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब ये 2 लघु वनोपज कौन सी है? तो देखिए, ये पहली है, एक है गिलोय और दूसरी है भिलावा। तो गिलोय के बारे में आपने सुना होगा, कई बार बाबा रामदेव इसका नाम लेते रहते हैं गिलोय का। और ये एंटी एजिंग की तरह काम करती है। अगर आप इसका यूज करेंगे या इसको खाएंगे तो इससे ये क्या, एक तरीके से व्यक्ति को जवान बनाए रखने में सहायक होती है गिलोय। और भिलावा क्या होता है? भिलावा के बारे में भी आपने सुना होगा। भिलावा ये करता है कि जैसे इसका, मान लीजिए ये भिलावा है, इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें सुई चुभो देते हैं तो इसमें से ऑयल निकलता है। और वो जो भिलावा का ऑयल है वो किसके काम में आता है? वो अगर किसी के पैर दर्द कर रहे हो या कुछ जोड़ दर्द कर रहे हो तो उसमें इसकी मालिश की जाती है भिलावा की। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, गिलोय और भिलावा। तो इन दोनों को शामिल किया सरकार ने। फिर सरकार कुसुमी लाख, रंगीनी लाख, कुल्लू गोंद पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, इसके ऊपर स्लाइड्स है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है, यानी 23 से लघु वनोपज 25 हो गई और 2 नई शामिल हो गई, गिलोय और भिलावा। लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद, इन पे सरकार क्या देगी? प्रोत्साहन राशि देगी। नेक्स्ट देखते हैं, बैलगुर मंडावी एक भित्ति चित्रकार हैं, उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त सभी सत्य हैं। एग्जाम में आपको इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूं, इसलिए मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं। आप समझिए, इनका नाम आपने सुना होगा, बैलगुर मंडावी का। ये एक आदिवासी चित्रकार है और मैं कहूंगा जैविक चित्रकारी करते हैं ये। अब ये जैविक चित्रकारी क्या है, चलिए समझते हैं। जैविक चित्रकारी का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई पेंटिंग करनी, हमें कोई चित्रकारी करनी हो तो हम क्या करेंगे? ब्रश चाहिए हमें, एक तो ब्रश चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए? कलर चाहिए। तो हम ये कहां से परचेस करके लाते हैं? मार्केट से परचेस करके लाते हैं। बट जब बैलगुर मंडावी जी चित्रकारी करते हैं तो वो क्या करते हैं? कलर वो प्राकृतिक उपयोग करते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा पलास का पेड़, उससे कलर निकल जाता है, या और भी डिफरेंट कलर हो तो वो कौन से प्राकृतिक कलर उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रश चाहिए तो ब्रश वो किसका बनाते हैं? पेड़ की टहनियों का इस तरह से ब्रश बनाते हैं और उससे चित्रकारी करते हैं। और इतने अच्छे इन्होंने चित्र बनाए हैं कि इनके जो चित्र हैं, समझना सेकंड पॉइंट, इनके चित्रों को भारत भवन भोपाल में रखा गया है, परंतु वे मूलतः नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। यानी बैलगुर मंडावी जी ने अच्छे चित्र बनाए और वो चित्र कहां पे रखे गए? भारत भवन भोपाल में। ये आपने नाम सुना होगा भारत भवन का, ये भोपाल में है। ये अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी थी और अभी भी मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत भवन में इनके चित्र रखे गए, इनको बहुत लोग देखने के लिए आते हैं इन चित्रों को। बट अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेकार है कि इनके ऊपर एक आर्टिकल आया है न्यूज में, इस वजह से इनका नाम, ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं, आर्टिस्ट खासकर। अगला पॉइंट देखिए, इन्हें अविभाजित मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान प्राप्त है। शिखर सम्मान क्या है? ये सम्मान का नाम है, शिखर सम्मान, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इन्हें अविभाजित मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब इन्हें ये शिखर सम्मान भी दिया जा चुका है। तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। तो ये हुआ बैलगुर मंडावी के बारे में। इसके बाद में
महाकौशल कथा वीथिका सुर्खियों में है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो हम महाकौशल कथा वीथिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया था? रायपुर रियासत के महंत घासीदास जी ने कराया था। कब? 1875 में। याद रखना, महाकौशल कथा वीथिका का निर्माण एक भवन है ये, और इसका निर्माण किसने करवाया था? रायपुर रियासत के महंत घासीदास जी। अब ये इसके बारे में खास क्या है? इसके बारे में विशेष ये है कि ये एक अष्टकोणी और मेहराबदार सफेद इमारत है। अष्टकोणी मेहराबदार सफेद इमारत है। अब ये मेहराबदार क्या होता है? देखिए, इस तरह से बनते हैं मेहराब। ये आपने मस्जिदों में बने हुए देखे होंगे, ये मेहराब का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये सफेद है। और अष्टकोणी का मतलब क्या? त्रिकोणी हुआ तो ऐसा होगा, चतुर्कोणी हुआ तो ऐसा होगा। इस तरह से अष्टकोणी भी होना चाहिए, उसमें 8 एंगल्स होंगे। अब ये इसकी जो कंडीशन है वो काफी जर्जर हो चुकी है। इस स्थान की जो कंडीशन है वो काफी जर्जर हो चुकी है, इस वजह से ये न्यूज में। और बनवाया किसने? महंत घासीदास जी ने। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। जब इनका जयंती रहती इनकी, उस दिन छुट्टी रहती है एक दिन की, देखा होगा आपने। वर्तमान में यहाँ एक अशासकीय संग्रहालय है। ये संग्रहालय किस चीजों का है? कृतियों का, लोगों के राइटिंग्स का। जैसे किसी ने कोई ग्रंथ लिखा या किसी ने कोई और ग्रंथ लिखा, वो सारे ग्रंथ वहां पर संग्रहित करके रखे गए। और ये एक अशासकीय संग्रहालय है। और इसका वित्तीय पोषण कौन करता है? जो कलाकार होते हैं वही पैसे देते हैं, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं और चल जाता है। बट अभी ये जो भवन है ये काफी जर्जर हो चुका है, इस वजह से ये न्यूज में आया था। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खारून एक्सप्रेस वे के सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदेश दिए। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए। खारून एक्सप्रेस वे, तो पहले तो खारून नदी के किनारे पे रायपुर शहर है, आपको पता होगा। ये रायपुर शहर कौन सी नदी के किनारे पे? खारून नदी के किनारे पे। तो इस खारून नदी के किनारे पर इसके समानांतर एक एक्सप्रेसवे बनाने का चल रहा है। एक्सप्रेसवे अभी उसका प्लान डिक्लेयर नहीं है, बट जितना मैं जानता हूं एक्सप्रेसवे जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चलती है। तो ऐसा ही एक्सप्रेसवे बना तो बहुत अच्छी बात है। ये कहां से कहां तक बनेगा? यह भाटा गांव से कुम्हारी तक, ये एक जगह है और ये दूसरी जगह है। खारून नदी के समानांतर एक सड़क मार्ग पर होगा। और दूसरा, जैसे मान लीजिए ये खारून नदी, इसके किनारे किनारे पे बन रहा है। अब इधर खाली जगह मिल गई तो यहाँ पे उद्यान बना दिए, बगीचे बना दिए, यानी उससे क्या, इस जगह की सुंदरता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होगा? एक तो लोगों को सुविधा होगी, सड़क मिल जाएगी, और दूसरा इसके सौंदर्यीकरण भी किया जा सकेगा। किसका सौंदर्यीकरण? उस जगह का सौंदर्यीकरण। इसमें खासकर रायपुर में बहुत ज्यादा बनेंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। एक तो ये भाटा गांव से कुम्हारी तक है, और दूसरा इससे सौंदर्यीकरण होगा रिक्त शासकीय भूमि पर। हाँ, याद रखना, कोई नया अधिग्रहण नहीं होगा इसके लिए, रिक्त शासकीय भूमि पर। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। कोरोना वायरस की वजह से अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। इनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो अजय कुमार त्रिपाठी जी का नाम आपने सुना होगा। इनके बारे में खास ये है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। याद रखना, ये भूलना नहीं। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई है? दिल्ली में। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है, और वो भी किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। और इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। और वर्तमान में ये क्या थे? तो वर्तमान में ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। लोकपाल संस्था जो किसके अगेंस्ट काम करती है? करप्शन के, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। तो उसके ये न्यायिक सदस्य थे। कौन? अजय कुमार त्रिपाठी जी। इनका दिल्ली में निधन हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे लिए है वो कौन सा है? वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, इसलिए हमारे लिए ये खास हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एन भी है इसमें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये आपने सुना होगा, सेंटर फॉर CMI
इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये एक संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, बट ये है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये क्या करता है? इंडियन इकोनॉमी पे मॉनिटर करता है और साथ ही ये विभिन्न प्रकार के डेटा जारी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में, वो भी इस तरह के स्टेट्स डेटा जारी करता है। तो ऐसे ही इसने कुछ डेटा जारी किया है किस पे? बेरोजगारी पे। तो देखिए वो डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। भारत की बेरोजगारी दर वर्तमान में 23.5% है तथा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.4% है। ये जरा आश्चर्यजनक डेटा लगता है, बट है। हमें अगर ऑफिशियल डेटा मिला है तो हमें देखना होगा। अब समझना, 100 लोग मान लीजिए काम करने वाले हैं जिनकी कैपेबिलिटी है कितना? 14 साल से कम की उम्र को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता और 59 ईयर्स से भी ज्यादा उम्र को कंसिडर नहीं किया जाता। इन्हें कार्यबल नहीं माना जाता। कार्यबल का मतलब क्या? जो काम कर सकते हैं, और बीच के जो लोग होते हैं वही काम करते हैं। तो उसमें से अगर कोई काम करने वाला है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे बेरोजगार। अगर 100 लोग हैं और उसमें से सिर्फ कितने को काम नहीं मिल रहा है? मान लीजिए 23.5 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। पॉइंट नहीं होता लोग, फिर भी मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इसको हम कहेंगे कि बेरोजगारी दर कितनी है? 23.5%, जो कि भारत में काफी उच्च है। 23.5% मीन्स बहुत ज्यादा है। बट आश्चर्यजनक डेटा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.4% है। बड़ा आश्चर्यजनक डेटा है, बट है। सिर्फ इतने लोग बेरोजगार हैं जिनको काम चाहिए, उसमें से सिर्फ 3.4% ही है उन्हें जिन्हें की काम नहीं मिल पाया। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों हुआ आप समझ रहे होंगे। तो इसका सबसे इजी कारण आपने सुना होगा मनरेगा। मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, डिटेल में आपको पता भी होगा। रोजगार गारंटी एक्ट है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। इस मनरेगा के जितने मजदूर थे उन्हें सरकार ने शायद, मुझे ऐसा लगता है, किसमें गिन लिया? शायद क्या 100% ही जिनके पास काम है ऐसे लोगों में गिन लिया। इस वजह से ये बेरोजगारी की दर इतनी कम हो गई। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटने का मुख्य कारण ग्रामीण आजीविका तथा मनरेगा रोजगार है। ग्रामीण आजीविका के बारे में आपने सुना होगा। गांव के में हमारी जो सरकार है वर्तमान की, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो गांव में डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही, लोगों को रोजगार देना, आजीविका देना। तो शायद इस वजह से भी ये बेरोजगारी दर घटी है। और दूसरा, मनरेगा के मजदूरों की भी इसमें गिनती कर डाली। आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने। देश के कुल मनरेगा मजदूरों का 24%, बड़ा भारी डेटा है, 24% छत्तीसगढ़ में। सोचिए इतने लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं, 24%। और वो भी छत्तीसगढ़ के 24% नहीं, पूरे भारत के जितने मनरेगा मजदूर है उसमें से 24% छत्तीसगढ़ में। और ये जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश के, उन सब में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे ज्यादा लोग मनरेगा मजदूरी में काम करते हैं। तो आपका ये डेटा फिर क्या कर रहा है? चलिए ठीक है, जो भी है, आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनीवन। मैं तो जो डेटा है एज इट इज वो आपके सामने रख रहा हूं। तो इसका आंसर भी होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। इतनी बेरोजगारी दर देश की, इतनी बेरोजगारी दर राज्य की, और घटने का कारण ये है, और मनरेगा में इतने परसेंट छत्तीसगढ़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीमगांव जशपुर क्षेत्र के अतिरिक्त 4 प्रकार के प्रवासी पक्षी निम्न में से किस स्थान पर पहुंचे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी प्रवासी पक्षी के बारे में बताया था, जो कि दूसरे देशों से या दूसरी जगह से बहुत दूर से यहां आ जाते हैं। उनके यहाँ क्लाइमेट ऐसा नहीं होता जिससे कि वो उस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाए, इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं और काफी दिनों तक रहते हैं। इवन कभी कभी तो 6 महीने तक रहते हैं। वापस से फिर उनके वहां पे वो लौट जाते हैं। उनको बोला जाता है क्या? प्रवासी पक्षी। और इनमें एक खास तरीके का मैग्नेटिक पावर होती है जिसका वो यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पक्षी यहाँ पे, मान लीजिए श्रीलंका से वो भारत आना चाह रहा है, ये है हमारा भारत। श्रीलंका से यहाँ छत्तीसगढ़ आना चाह रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इधर ही चलूं मैं? उसके पास थोड़ी कोई चुंबकीय सुई है कि उससे देख लेगा और आ जाएगा। बट नहीं, प्रकृति की ने उन्हें कुछ मैग्नेटिक पावर्स दी जिनका यूज करते करते वो इधर आ जाते हैं, इस डायरेक्शन। तो ऐसा नीमगांव का क्षेत्र
इसे क्या बनाया जा रहा है, पक्षी पार्क बनाने की योजना चल रही है। ये मैंने पिछली बार कवर किया था। अब ऐसे ही 4 और प्रवासी पक्षी, 4 प्रकार के, 4 और नहीं 4 टाइप के और प्रवासी पक्षी किस स्थान पर पहुंचे? तो इसका आंसर है अचानक मार। अचानक मार आपको पता होगा, इसका बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारा इसका हिस्सा कहां पर है? मध्य प्रदेश में, और काफी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तो इसका आंसर होगा क्या? अचानक मार में 4 और प्रकार के पक्षी पहुंचे, और एक पहले कहां पहुंच चुके हैं? नीम गांव में। नेक्स्ट देखते हैं, मानक मछली बीज उत्पादन के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? मानक मछली बीज उत्पादन, आप समझना ये मानक मछली बीज क्या है। मानक मछली बीज ये है कि अगर आप किसी को भी मान लीजिए मछली पालन करना है तो उसे क्या चाहिए रहेंगे? सीड। सीड मतलब क्या? छोटी छोटी मछलियां चाहिए रहेंगी, ताकि उनको ये खाना वगैरह खिलाए और बाद में वो मछली क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। इसी को तो कहा जाता है ना मछली का बीज। तो वो भी उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 6 10 ऐसी छोटी छोटी मछली प्रोड्यूस की और दूसरे को ले जाके बेच दिया और बाद में उसने लेके गया और वो बड़ी नहीं हो पा रही, तो उसको क्या मिला? उसको तो लॉस हो गया ना। ठीक है, आप तो बेच चुके हैं। तो इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसको बोला जाता है मानक मछली बीज। उस स्टैंडर्ड की मछली होगी तो ही उसे सेल किया जाता है, उस सीड को सेल किया जाता है। तो इसके बारे में एक अच्छा डेटा है हमारे सामने। मानक मछली बीज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो हमेशा की तरह इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। 2019-20 में प्रदेश में रिकॉर्ड 165 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादित किया गया है। काफी अच्छा डेटा है, काफी सुकून पहुंचाने वाला है। कम से कम लोगों को इससे रोजगार तो मिला होगा, बहुत अच्छी बात है। 165 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादित हुआ है। फिर इसको फिर हम क्या करने वाले हैं? इसको हम ये करने वाले हैं कि दूसरे जो प्रदेश हैं उन्हें हम बेचेंगे, यानी निर्यात करेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मध्य प्रदेश को देंगे, कुछ आंध्रा को भी देंगे। सब 5 के 5 राज्य आपको याद करने की जरूरत नहीं। प्रदेश 5 राज्यों को इन बीजों का निर्यात करेगा। और एक अच्छा वाला डेटा देखिए, मछली उत्पादन में राज्य पूरे देश में कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है, 6th प्लेस पे। काफी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। 165 करोड़ इतना हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा 5 राज्यों को हम निर्यात करेंगे, 6वें स्थान पर है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरधाम जिले की कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो एक ग्राम पंचायत है जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पहले तो आपको यही डेटा इंपॉर्टेंट है, यही डेटा आपको याद होना चाहिए। कबीरधाम जिले की कान्हा भैरा ग्राम पंचायत, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये डेटा, इसको आपको मेमोराइज करना है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार, यानी हमारे प्रदेश के लेवल का नहीं, राष्ट्रीय है ये। अब ये बाल मित्र पुरस्कार क्या होता है और ग्राम पंचायत को क्यों दे दिया गया? तो समझिए, बाल मित्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर बच्चों के रिस्पेक्ट में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे क्या मिलेगा? पुरस्कार। तो ये जो कान्हा भैरा ग्राम पंचायत थी, यानी है ये अभी भी, किस जिले की? कबीरधाम जिले की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना बच्चों का अच्छी तरह से टीकाकरण कराया, एक। दूसरा, बच्चों का स्कूलों में दाखिला अच्छे से कराया। इसके अलावा इन्होंने क्या ध्यान दिया कि बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं उनकी संख्या कम रहे, यानी जो ड्रॉप कर जाते हैं ना बच्चे, कुछ दिन पढ़ते हैं, 1 साल 2 साल, उसके बाद बेचारों की कुछ परेशानियां आ जाती परिवार की, या कोई और छोटे भाई को संभालना है या फिर बहन को संभालना है, इसमें कुछ लोग परेशान हो जाते हैं तो वो स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं। उसको बोला जाता है कि बच्चे ने छोड़ दिया। छोड़ने का रेट होता है, जैसे 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, कहीं कहीं पे तो 10% तक होता है रेट। 10% यानी क्या? 100 में से 10 छोड़ देते हैं 1-2 साल के बाद, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डेटा है। तो यहां पर ऐसी ग्राम पंचायत है, कौन सी? कान्हा भैरा ग्राम पंचायत। उसने इन सब चीजों पे ध्यान दिया और ये सब उसने नहीं होने दी, इस वजह से इन्हें राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार मिला है। अब और देख लेते हैं इसके बारे में जो डेटा है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार होगा तो केंद्र सरकार देगी।
बच्चों का टीकाकरण, स्कूलों में बच्चों का पंजीयन यानी एडमिशन बच्चों का, उनकी प्रतिदिन उपस्थिति, ये भी ध्यान दिया जाता है। पंचायत इसके ऊपर ध्यान अगर देती है तो डेफिनेटली उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और वो किया गया। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दे दो। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि टीचर ही प्रेजेंट नहीं रहते। गांव में तो सभी का ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। शाला त्यागी बच्चों की संख्या कम होना, यानी जिन बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट की उनकी संख्या कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ग्राम पंचायत का खुले में शौच मुक्त होना, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिससे राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार दिया जाता है। इत्यादि कारकों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये भी है, ये भी है। इसका भौतिक रूप से सत्यापन राज्य सरकार करती है। आप समझना, आपने ये सब कर लिया अपने ग्राम पंचायत में, बट केंद्र सरकार को कैसे पता चलेगा कि भाई कान्हार भैरा ग्राम पंचायत ने ऐसा किया है, कान्हा भैरा ग्राम पंचायत ने, चलिए उन्हें ये पुरस्कार देते हैं? ऐसा नहीं होता। उसकी पूरी प्रोसेस होती, और वो क्या होती है? वो ये होती है कि पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन किसे भेजी जाती है? स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करती है। वो ऑफिसर ये सब चेक करता है कि हाँ भाई ये सच है कि ऐसे ही फेक ये लोग पुरस्कार लेने के लिए कर रहे हैं। फिर जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाता है, भौतिक रूप से सत्यापन हो जाता है, तो फिर उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। तो इसका सत्यापन कौन करती है? राज्य सरकार। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने सुना होगा इस लॉकडाउन में बीच में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि छत्तीसगढ़ में नमक खत्म हो गया। ऐसी अफवाह फैल गई थी। फिर सरकार ने उसके लिए क्या किया? एक योजना लेके आई। योजना नहीं, एक अनाउंसमेंट किया, और वो ये किया, आपने सुना होगा, एक तो होता है एपीएल और एक होता है बीपीएल। एपीएल मींस क्या? अबव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल मींस क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी जो गरीबी रेखा के नीचे उन्हें क्या कहा जाएगा? बीपीएल। और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उन्हें क्या कहा जाएगा? एपीएल। अब ये मत पूछना जो गरीबी रेखा पे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। तो एपीएल कार्ड धारकों को सरकार नमक उपलब्ध कराएगी। ये जो एपीएल कार्ड धारक हैं इन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी बीपीएल वालों को मिलती है। तो सरकार ने फिर ध्यान दिया कि भाई नमक की अफवाह फैल गई, तो बीपीएल वालों को तो पहले से मिलता है, तो एपीएल वालों को भी अब सरकार ने ये डिसाइड किया है, सरकार इन्हें 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 2 किलो नमक उपलब्ध कराएगी। दूसरा, नमक की कमी की एक अफवाह फैलने पर सरकार ने यह निर्णय लिया। ऐसा मैं तो नहीं मानता, सरकार ऐसे निर्णय छोटी छोटी अफवाहों पे नहीं लेती, बट हाँ ये निर्णय हुआ है। तो इसका आंसर उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। फिर सप्त मातृका प्रतिमा खबरों में है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? सप्त मातृका, सप्त मातृका यानी क्या? 7 माताओं की इसमें तस्वीर है, सॉरी स्टेच्यू है, प्रतिमा है। और देखिए ये कहां पे मिली थी, इसके बारे में मैंने डेटा लिख दिया है, देख लीजिए। ये प्रतिमाएं बीजापुर जिले में 1920 में मरी नदी की रेत में मिली थी। एक बूढ़ा आदमी था, उन्हें ये प्रतिमाएं मिली थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर तो एक ही रिवाज है, जब भी कोई मूर्ति वगैरह हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास उसका मंदिर बना दिया और बस पूजा शुरू। तो यहाँ पर ये प्रतिमाएं हैं, अभी भी है। ये प्रतिमाएं छिंदक नागवंशी हैं जो 12वीं शताब्दी की मानी जाती है, यानी 12th सेंचुरी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने ये प्रतिमाएं बनवाई होंगी। इन प्रतिमाओं में दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश इत्यादि की मूर्तियां हैं। इन सब की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। सप्त मातृका यानी 7 देवियों की भी इसमें मूर्तियां हैं। तो इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अभी इसके बाद में वहां के जो ग्रामीण थे उन्होंने ये मांग उठाई कि इसे पुरातात्विक स्थल घोषित किया जाए ताकि इनका भी संरक्षण अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सुना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी की। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये कचरा मुक्त शहर क्या? जहां पे कम कचरा रहे उसके हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। मान लीजिए, समझना, जैसे ये एक शहर है, यहाँ इतना कचरा पड़ा है, दूसरा शहर है यहाँ पे थोड़ा कम कचरा है, यहाँ पे तीसरा शहर है यहाँ पे थोड़ा और कम कचरा है, तो ये क्या रहेगा? ये ज्यादा स्टार रहेंगे। इसको मान लीजिए इसको 5 स्टार है, इसको क्या रहेंगे 4 स्टार, इसको 3 स्टार, और भी ज्यादा कचरा है तो 2 स्टार, और फिर कुछ तो ऐसे रहेंगे जिनको कोई स्टार ही नहीं। तो ऐसे कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी की। तो हमारे
भारत में इसका कुछ डेटा निकल के आया। देखिए, पहला, इसके तहत 6 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत के कुल 7 शहरों में प्रदेश के अंबिकापुर को भी शामिल किया गया। अब इसमें थोड़ा सा जरा गड़बड़ है, यहां पे ये है 5 स्टार, ठीक है, टाइपिंग मिस एरर हो गई है, और ये 7 की जगह ये कितना है, 6। इसके तहत 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत के कुल 6 शहरों में प्रदेश के अंबिकापुर को भी शामिल किया गया है, जिनको 5 स्टार मिली। आप समझना, 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग अभी तक किसी भी शहर को भारत में मिली ही नहीं। इसके अलावा इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार दूसरी बार 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये तो कई बार एग्जाम में भी आया है, हालांकि ये नेशनल डेटा है, फिर भी अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है। 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त करने वाला अंबिकापुर एकमात्र शहर है जो हमारे प्रदेश का है, और टोटल भारत से 6 शहरों को ये रेटिंग 5 स्टार की दी गई। सारे शहरों के नाम आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, याद रखना, इसको थोड़ा करेक्ट करना है और इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्टेट वन गेम के संबंध में कौन सा तथ्य शामिल है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वन स्टेट वन गेम, तो मैंने रिसेंट वीडियो में भी पिछला जो करंट अफेयर देखा था उसमें भी इसके बारे में काफी बात की है। तो हमने क्या किया, 2024 और 2028 में ओलंपिक पदक मिले, इसके लिए कुछ खेल चिन्हित किए। टोटल कितने, केंद्र सरकार ने 14 खेल चिन्हित किए। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में कुश्ती बहुत अच्छी लड़ी जाती है, तो हमें हरियाणा को किसके लिए अपॉइंट कर देना चाहिए, कुश्ती का खिलाड़ी तैयार करने के लिए अपॉइंट करना चाहिए। ये काफी अच्छी योजना, मैं इसको मानता हूं। और अगर मान लीजिए कहीं पे तीरंदाजी बहुत अच्छी की जाती है, जैसे कराटे इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनमें काफी अच्छे कराटे खेलते हैं बच्चे या जो प्लेयर्स होते हैं वो, तो उन्हें वो दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट सब कुछ करेंगे, तो इससे फिर एक खेल के ऊपर कोई ध्यान ज्यादा नहीं दे पाता है। और आपने देखा होगा पदक में, ओलंपिक के पदकों में हमारे भारत की स्थिति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी तो 2-3 पदक मिल जाते हैं, कभी कभी तो एक भी नहीं मिलता है। एक बार एक गोल्ड मेडल मिला है एक बंदे को, अभिनव बिंद्रा को, नाम सुना होगा, वो पहला व्यक्ति था, अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे, सॉरी ये कहूंगा मैं। तो ऐसे पदक के लिए फिर सरकार कोशिश कर रही है। तो एक स्टेट है और उसको एक गेम दे दिया कि चलिए आप इस गेम में खास करिए, आप अपने यहाँ से प्लेयर तैयार करिए, आप सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराइए, जो बच्चे हैं उन्हें पैसे चाहिए हमसे पैसे लीजिए। तो इसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ को कौन सा गेम मिला है, आर्चरी का। आर्चरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम को दिया गया। 14 खेल चिन्हित किए गए 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए। तो इसका आंसर भी होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। कोयला उत्पादन के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो देख लीजिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 60 से अधिक कोयला खदानें हैं, ये तो फैक्चुअल डेटा है। 60 से ज्यादा कोयला खदानें, और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है। एक्चुअली ये बहुत बार आता है, नेशनल लेवल पे भी आता है, स्टेट लेवल पे भी। कोयला भंडारण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। भंडारण यानी क्या, हमारे यहाँ पे जो कोयला का भंडार है उसमें छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पे, यानी जो रिजर्व है हमारे पास, जो नीचे अगर हम खोद के निकालना चाहें तो तीसरे नंबर पे रहेंगे पूरे देश में। और दूसरा, उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पादन का मतलब क्या समझिए। ये फिर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों डेटा गलत कैसे हो गया, अलग अलग कैसे हो गया। समझो, एक ये यहां पर मान लीजिए कोयला है बहुत सारा, और यहाँ पे इतना सा कोयला है, ठीक है, और यहां पे आपने 5 टन कोयला निकाल लिया, और यहां से आपने सिर्फ 2 टन निकाला। तो देखिए भंडारण में ये ज्यादा हुआ और उत्पादन में ये ज्यादा हुआ, सिंपल सी बात है। तो यही मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे स्थान पर है, किसमें, भंडारण में, और उत्पादन में पहले नंबर पे, यानी ज्यादा कोयला निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में एसईसीएल मुख्य कोयला उत्पादक उपक्रम है। एसईसीएल के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, ये है एसईसीएल। ये कोयला उत्पादन का काम करती है, कोयला निकालने का। इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। राज्य के कैबिनेट ने स्वाध्याय शिक्षण नालंदा परिसर के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो ये स्वाध्याय शिक्षण नालंदा परिसर आपको देखने को मिलेगा रायपुर में।
बट अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसके नाम की जगह पे आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया होगा कि डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनकी डेथ हो गई, तो इनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। स्वाध्याय शिक्षण नालंदा परिसर का नाम अब क्या हो जाएगा, इनके नाम पे हो जाएगा, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे स्वाध्याय परिसर, ये नाम हो जाएगा। फिर आगे क्या, डॉक्टर महादेव एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तथा इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत सरकार देती है। और इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। नालंदा परिसर का नाम अब क्या हो जाएगा, महादेव प्रसाद पांडे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।